नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्रांसफार्मर डीसी सप्लाई पर वर्क क्यों नहीं करता है या ओनली एसी सप्लाई पर क्यों वर्क करता है। दोस्तों, मेरे पास कई सारे कमेंट आ चुके थे कि ट्रांसफार्मर डीसी पर वर्क क्यों नहीं करता है और उनके मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन भी थे। तो आज के इस वीडियो में ये सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और जो भी आपके मन में डाउट होगा ये सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और ये किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है और एसी और डीसी का वेव फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे एसी का वेव फॉर्म। आप लोगों में से कई लोगों को पता होगा एसी का वेव फॉर्म क्या होता है और डीसी का वेव फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों एसी का जो नेचर होता है ये कंटिन्यू चेंज होता रहता है, ये कभी भी एक समान नहीं रहता है। एसी का जो साइकिल बनता है वो कभी प्लस में, कभी माइनस में, कभी प्लस में और कभी माइनस में। लेकिन जो डीसी होता है, डीसी एक ही डायरेक्शन में चलता है, यानी कि इसमें कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होता है और ना ही इसका कोई भी साइकिल चेंज होता है, ये सेम डायरेक्शन पर चलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। दोस्तों तो ट्रांसफार्मर फैराडे के म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है या फिर हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल सकते हैं। फैराडे ने दो नियम दिए थे, एक म्यूचुअल इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इन दोनों का वर्किंग प्रिंसिपल सेम है। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन ये हो रहा होगा कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या होता है। तो म्यूचुअल का मतलब जो दोनों चीज आपस में हो, यानी कि मान लीजिए कोई भी फेसबुक फ्रेंड है, मान लीजिए हम कोई फेसबुक फ्रेंड हैं और जो फ्रेंड मेरे में है वही फ्रेंड आपके में भी है, तो इनको बोलेंगे म्यूचुअल। अब बात करते हैं टेक्निकल। कोई मान लीजिए कोई ट्रांसफार्मर का कोई कोर है और उस कोर में हमने दो बाइंडिंगें किया है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी पर हमने कुछ टर्न बाउंड कर दिए और सेकेंडरी पर हमने कुछ टर्न बाउंड कर दिए। अब प्राइमरी पर अगर हम एसी वोल्टेज को अप्लाई करेंगे, ठीक है, प्राइमरी साइड पर हमने एसी वोल्टेज को अप्लाई किया। अब एसी वोल्टेज जब हमने अप्लाई किया, जब आप एसी समझ जाएंगे तो आपको डीसी समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब हमने ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पर हमने एसी वोल्टेज को अप्लाई किया। अब ट्रांसफार्मर में एसी वोल्टेज आ गया उसके प्राइमरी साइड पर। अब ट्रांसफार्मर में जैसे ही वोल्टेज अप्लाई होगा तुरंत उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने लगेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो कोर के चारों तरफ घूमेगा। अब जब कोर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया उसमें जो उसका फ्लक्स होगा वो कंटिन्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में साइकिल होते हैं, इसमें फ्रिक्वेंसी होती है। अब इसका फ्लक्स कंटिन्यू चेंज हो रहा है तो फ्लक्स चेंज होने से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपका जनरेट होगा। ठीक है, अब फ्लक्स जितनी तेजी से आपका चेंज होगा उतना ही ज्यादा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपका जनरेट होगा। जितना कम होगा उतना वोल्टेज कम होगा, जितना ज्यादा फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स चेंज होगा, उतना ही ज्यादा इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपका प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ उसके सेकेंडरी साइड पर, यानी कि प्राइमरी साइड पर वोल्टेज को हमने अप्लाई किया था तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ और उसी कोर पर दूसरी बाइंडिंग भी है, यानी कि सेकेंडरी बाइंडिंग है, उसका कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड उसके दूसरे वाले बाइंडिंग पर भी जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों बाइंडिंग आपस में कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं लेकिन एक ही कोर पर बाइंडिंग किए होते हैं। इनका कोर एक ही होता है लेकिन दो बाइंडिंगें होती हैं एक ही कोर पर, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी साइड पर हमने वोल्टेज को अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड उसके चारों तरफ घूमेगा, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका जनरेट होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने से इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ भी आपका जनरेट होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ पर हमको सेकेंडरी साइड पर मिल जाएगा। अब अगर हमको इसको चेक करना है तो हम गैल्वेनोमीटर से, अगर हम सेकेंडरी साइड पर गैल्वेनोमीटर लगाएंगे तो जो उसका नीडल होगा वो रिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि प्राइमरी पर हमने वोल्टेज को अप्लाई किया उसका असर हमको सेकेंडरी पर मिल रहा है, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आपका जनरेट हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम डीसी को अप्लाई करते हैं, डीसी अगर हमने प्राइमरी साइड पर अगर हमने एसी ना दे करके डीसी दिया तब क्या होगा। अब हमने यहाँ पर डीसी अप्लाई किया। अब डीसी में जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था इसमें कोई भी फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होता, इसमें कोई भी इसका वेव फॉर्म नहीं होता है, यह एक डायरेक्ट करंट होता है। अब डायरेक्ट करंट जब हम उसमें देंगे इसका फ्लक्स तो चेंज होगा नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो इसमें जनरेट होगा लेकिन इसका फ्लक्स चेंज नहीं होगा। अब फ्लक्स चेंज नहीं होने से ये ट्रांसफार्मर एक टाइम पर इसकी बाइंडिंग जल जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। अब फ्लक्स चेंज नहीं होने से जब कंटिन्यू इस पर
मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता रहेगा। जब इसका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, इसमें एक टाइम पर इतना ईएमएफ जनरेट हो जाएगा कि ट्रांसफार्मर जल जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम एसी को अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन डीसी के केस में इसका फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि डीसी में फ्रिक्वेंसी नहीं है और एसी में फ्रिक्वेंसी है। एसी में फ्रिक्वेंसी होने के कारण इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी आपका चेंज हो रहा है, कभी प्लस में कभी माइनस में। लेकिन जो डीसी है इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, यह ओनली एक ही दिशा में चल रहा है, यानी कि प्लस में है तो प्लस में ही चलेगा, माइनस में है तो माइनस में चलेगा। यहाँ पर फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, और फ्लक्स ना चेंज होने के कारण ट्रांसफार्मर हमारा जल जाएगा। इसीलिए ट्रांसफार्मर को हम डीसी पर नहीं चलाते हैं, हम इसे ओनली हमेशा एसी पर ही चलाते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है तो आपको ये जानकारी समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिएगा।